कन्याकुमारी से। कन्या आपकी बहुत बड़ी फैन भी है। बहुत अच्छे बालिके, तो आपके पास होगा एक यंत्र जिससे आपकी ध्वनि गूंजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बस इसको भी रहने दो, सब काम आएगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम कि आपने हमारा ये भ्रम दूर किया कि आईआईएम में अच्छे बच्चे भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छे। आपकी सीटियां बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये लीगल कर दिया है कि किसी पुरुष को देखकर सीटी बजाई जा सके। सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। मैं ग्रीन रूम में था तो बोले साहब सीबीआई से भी लोग आए हैं। मैंने कहा अच्छा यहाँ तक भेज दिए। पता चला कि सेंट्रल बैंक में है। बैंक तो अपने आप में बड़ा नीरस काम है, लेकिन उसमें भी भागा आ जाता है कई बार। अब ये क्या है कि ये लोन का प्रोसेस इतना लंबा होता है। हमारे मेरठ में एक रिक्शे वाले ने को किसी ने बता दिया कि सब बैंक लोन देते हैं स्वरोजगार के लिए, तो वो सीधे ही जनरल मैनेजर के पास चला गया। उसने कहा साहब मैं रिक्शा वाला हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, अगर कुछ लोन वोन मिल जाता तो कुछ अपना धंधा करता। तो पूछ लिया जीएम साहब ने कि कुछ जमीन जायदाद है। तो उसने कहा हाँ जी, चंडीगढ़ में 3 कोठी हैं, पानीपत में 500 बीघे का खेत पड़ा हुआ है, वापी में भी 2 फैक्ट्री हैं। तो जीएम ने कहा कि क्यों मजाक कर रहा है? बोले शुरू तो तैने करी थी भाई। तो मैं रिक्शे वाला हूँ तो मेरे पास कहाँ से प्रॉपर्टी आई क्या? तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम कि आप आज शपथ नहीं गाने के बाद भी हंस पाएंगे, हम ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं। न केवल दुनिया के सारी दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकीय मस्तिष्क माना जाता है, आप उसका एक हिस्सा हैं। इसके लिए मैं आपको हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूँ कि आप सबने बड़ी बड़ी कंपनियों को जिस हालत में पहुंचाया है। अच्छा, हालत का मतलब तुम गलत ही क्यों समझे भाई? मैं देश के सारे इंस्टीट्यूट में जाता हूँ। मैंने अपने स्टाफ से कह रखा है कि भैया देखो, आईआईएम से जब बुलावा आए तो कोशिश करो कि वहाँ ना जाया जाए। तो किसी ने मुझसे कहा कि क्यों ना जाया जाए? मैंने कहा वो एक प्रोग्राम कंफर्म कराने में 4 बार पीपीटी करेंगे। कौन सा पीपीटी कराया आपने? आदमी सीएजी करा ले, एक्सरे करा ले, पीपीटी कौन कराया था? मतलब ऐसी हालत हो जाती है एमबीए वाले की कि घर वाली भी कहते हैं कि सब्जी लेके आओ, बोले ला पीपीटी। बोले भिंडी क्यों नहीं लाए? बोले उसकी स्लाइड कहाँ लगाई थी तुमने? आप लोगों ने दुनिया में जो बहुत बड़े खलीफा समझते थे अपने आप को, बड़े बड़े उद्योगपति जिनको एक बड़ा भ्रम था कि उन्होंने बड़े मानक स्थापित कर दिए हैं वित्तीय विकास के, आपने यहाँ से जाने के बाद उन्हें बताया कि देखो मानक वो होंगे जो हम चलाएंगे, और अगर नहीं चलाएंगे तो हम वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आपने अमेरिका वगैरह की बाकी कंपनियों को पहुँचाया है। आपके इस कौशल का भारत उपयोग करता रहे दूसरे देशों के लिए, ऐसा मैं शुभकामना। मैं तो नहीं नहीं, मैं आशावादी आदमी हूँ। अभी मुझसे रमेश मुस्कान कह रहा था कि भाई साहब आइए आइए सर आइए, आपके आने से महफिल रौनक हो गई सर, आइए प्लीज। आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई बात बोलेगा, बोल देता है ये सब। नहीं। देखिए, भारतीय आदमी अगर समय पर आ जाए तो उसकी भारतीयता पर शक होने लगता है। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ तब ऑफिस खुले ही खुले थे, एक भी भारतीय नहीं मरा। ये भारतीय का अपना व्यक्तिगत कौशल है जिसका वो उपयोग करता रहता है। जब हम यहाँ पर आए तो आप लोग बड़े सन्नाटे में बैठे थे, तो ये मुस्कान ने कहा कि भाई साहब अपन तो आईआईटी जाते हैं, वहाँ तो बड़ा हल्ला मचता रहता है। तो मैंने कहा वो बिल्कुल कच्चा तेल होता है, ये थोड़ा परिष्कृत तेल है, इसका इग्निशन अलग तरीके से लगेगा, लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये हल्ला मचाएगा। तो आप
सबको बहुत बहुत प्रणाम। और जो हमारे मित्र सीटी बजा रहे हैं, मेरा भविष्य पता नहीं पर आपका अंधकारपूर्ण जरूर है। मैं आप पुरुष होकर मेरे प्रति सीटी के प्रति समर्पित हैं। मैं दिल्ली से आया जरूर हूं लेकिन राहुल गांधी जैसा कोई लक्षण मेरे अंदर नहीं है। आप कृपया ऐसी चीजें ना करें, वाह वाह करें, तालियां बजाएं, जो कुछ करें। और कलकत्ता तो सुन के ये बिना बात वाह वाह करने की आदत डाल लोगे और अगले दिन घर जाके करोगे तो पड़ोसी सोचेगा ऐसे कैसे पता चल गया। कोलकाता तो अपने आप में ही बड़ी शानदार जगह है। हालांकि जो कैंपस है इसे वास्को डिगामा भी नहीं ढूंढ पाएगा। आज सुबह वो कोई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जब हम उतरे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी चैनल की हेड का फोन आया, बोले सर कुमार साहब आपकी बाइट चाहिएगी। मैंने कहा मैं तो कलकत्ता जा रहा हूँ, वो IIM में प्रोग्राम है। उन्होंने कहा अच्छा मैं वहाँ के ब्यूरो चीफ को बोल देती हूँ। तो उस ब्यूरो चीफ का फोन आया, बोले आप कलकत्ता आ गए क्या? मैंने कहा हाँ मैं पहुँचने वाला हूँ, अभी बस जा रहा हूँ रनवे पे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ कलकत्ता में कहाँ जाएंगे? मैंने कहा IIM। ये कहाँ है? फिर इसका कोई और नाम बताया गया जो काफी भीषण टाइप का था। हाँ, जोका, इसमें रही रह गया बस, और क्या है। तो आप लोगों ने जो पराक्रम किया इसके लिए बधाई आप सबको। कल मैं एक ऐसे कार्यक्रम में था जिसमें 10,000 लोग थे। आज इस हॉल में आप सब लोग हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप सब, मजाक की बात अलग है लेकिन हिंदुस्तान का नवनीत है, जो बेस्ट ब्रेन भारत पैदा करता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा मुझे भ्रम भी हो सकता है लेकिन देश भर में यही बात कही है तो मुझे वही बोलना पड़ेगा जो बोला जा रहा है। मुझसे पूछ रहा था प्रबुद्ध के सर कितने लोग होंगे? मैंने कहा ये लाखों हैं। बोले जी ये तो हजारों में नहीं दिख रहे। मैंने कहा 1.25 लाख के बराबर तो एक ही सरदार फंसा हुआ है महफिल में। अब तो एक और आ रहे हैं, 2.5 लाख हो गए हैं। और ये भी इतना शालीन सरदार है कि मुस्कुराने से पहले भी किसी मैडम की ओर देख लेता है। क्योंकि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक कोई सरदार बिना मैडम की इच्छा के नहीं मुस्कुराता भाई। बंगाल तो आप जानते हैं अद्भुत जगह है बंगाल, और यहाँ का भाषा संस्कार तो बहुत ही अद्भुत है। मेरे पड़ोस में भी भट्टाचार्य जी रहते हैं, उनसे कभी भी पूछिए और भट्टाचार्य जी माता जी कैसी है? मोजा में। उनके पिताजी कैसे? मोजा में। उनके घर पे कोई जूते पहनता है कि सभी मोजे में है यार। तो जो भाषा का कौशल है, लेकिन मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि मैं अपने खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग के घर आया हूँ। मैं एशिया की कविता के प्रतिमा पुरुष, हमारे पितृ पुरुष कविंद्र रविंद्र के घर में हूँ, गुरुदेव के घर में हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी में एक शब्द होता है पूर्वाभास, वो मुझे कई बार बंगाल आके होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद अगर पिछले जन्मों में भी मैं किसी सात्विक हरकत की वजह से मनुष्य ही हुआ होगा तो निश्चित रूप से बंगाल में पैदा हुआ हूँ। क्योंकि 8वीं 9वीं में शरद पढ़ना शुरू कर दिया, देवदास पढ़ना शुरू कर दिया, गृहदाह पढ़ा, विमल पढ़े, आशापूर्णा जी पढ़ी, और उसके बाद दिमाग में कुछ चीज़ें बदती चली गई बंगाल के बारे में। तो मैं उस बंगाल को बहुत प्रणाम करता हूँ। आज आया हूँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती देखी है मैंने। पहले आपके यहाँ वामपंथ था, बहुत अच्छा था, उन्होंने बंगाल को बहुत संभाल के रखा। 30 साल सड़क पर जहां जो गड्ढा था, इसे कहते हैं विरासत को बना के रखना। तो छेड़ना नहीं है तो है बस, ताकि कोई ये ना कहे कि साहब इन्होंने विरासत के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने भी बहुत अच्छा चलाया। ममता दीदी का तो वाह जवाब ही नहीं है, भगवान ऐसी बहन किसी भाई को ना दे। इतना ज्यादा अनुशासन साहब, वो एक रेल मंत्री थे उनके, दिनेश त्रिवेदी जी, वो रेल बजट के बाद ही नहीं बचे। मैंने रेल से दुर्घटनाओं के यात्री मरते देखे थे, रेल मंत्री खत्म होता पहली बार देखा। रेल ही चपेट में लेगी। तो ये दोनों कवि जो हमारे आपके बीच में, ये भी आपको कविताएं सुनाएंगे, और आप और मैं शेष रहे तो मैं भी आपको कविताएं सुनाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज आपका जो 3 दिन का
3 दिन का फंक्शन है, जो उत्सव है, इसमें कवि की क्या भूमिका है, हिंदी का कवि क्यों सुना जाना चाहिए। 2002 के आसपास जब मैंने पहली बार कोशिश की कि देश के IITs में, NIT में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIM में हिंदी की पोइट्री जाए, तो लोग मुझ पर हंसते थे। हिंदी के सारे कवि हंसते थे, उर्दू के सारे शायर हंसते थे कि किस जनरेशन को कविता सुनाने जा रहे हो भाई, ये तो एनरिके गाती है, somebody loves you, somebody miss you every single night, ये तो कहाँ सुना रहे हो आप। मैंने कहा मुझे पता नहीं ये कविता सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरी दादी कहती है कि बेटा मन से रोया जाए तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है। मैं जाऊंगा और काम करूंगा। और आज दुनिया के जिस भी हिस्से में आप लोग पहुंचे हैं, मैं जाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी करिएगा लेकिन देसी रहिए, इस मिट्टी की महक पहचानिए, हिंदुस्तानियत पहचानिए, उसकी वजह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, केवल वो चीज है। मैं जश्न में भी जाता हूँ लखनऊ में, और कल्ला में भी जाता हूँ, अहमदाबाद IIM में, वहाँ भी लड़कों से ये कहता हूँ भैया जो करो देसी रहो, क्योंकि तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों के यहाँ 5 लाख रुपए महीने का पैकेज लेते थे। एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था, और तालियां तो आप उठेंगी। मैंने कहा ध्यान रखना ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो देसी रहिए। बालाजी में भी बहुत सारे IIM के लड़के लगे हुए थे, उसकी ब्रांडिंग करने में 8 साल आतंक भी रहा। उसकी बहुओं का रात को 3 बजे भी आप देखते थे बालाजी की बहुएं 2 किलो सोना और 3 किलो हीरा पहन के निकलती थी। बेडरूम से भी निकले तो फुल ड्रेस में, पता नहीं क्या सो पाती होगी, जो सोता होगा वो क्या पाता होगा। रात को 3 बजे बाहर आ रही है तो पूरी ड्रेस में, ये बहुएं थी। लेकिन साहब एक देसी बहू आई 14 साल की, और उसने उस सारी बहुओं के खटोले बाहर बिछा दिए, और पूरे हिंदुस्तान में देसीपन की महक फैल गई। इसलिए जो मिट्टी है वो राज करती है। राजस्थानी में कहावत है, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। तो आप आकाश तक जाएं, लेकिन धरती की चिंता लेकर जाएं। इसलिए सुनिए, और अगले 2 घंटे 2.5 घंटे हम आपको जो कुछ भी सुनाएं, थोड़ा गंभीरता के साथ इसलिए सुनिएगा कि हो सकता है हमारी इस कल्पना को आपके प्रबंध का पंख मिल जाए, और बात करता है मैं IIM नहीं जा पाया, लेकिन कम से कम चाल चरित्र में हम लोग एक जैसे ही हैं, जैसे आप हैं ऐसा ही है। आइए मैं 4 पंक्तियों से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सब पूरी दुनिया पर राज करें, कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जीवित कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। उस ईश्वर की मेहरबानी आपके हाथ पर रहे। मैं प्रबुद्ध सौरभ जो पटना से आए हैं, आप जानते हैं बिहार तो क्या अद्भुत जगह है। आज देखो आप तो गए होंगे दुनिया के दूसरे देशों में, आप जाएंगे भी, आप कहीं भी जाइए, कोई GPS सिस्टम बहुत परेशान करता है। 500 मीटर्स लैंड। मनमोहन सिंह जी गए थे 12 दिन के लिए अमेरिका, तीसरे दिन ही वापस लौट लिए। PS ने कहा जी क्यों जा रहे हो, बोले अंग्रेजी बोलने वाली के कारण राइट लेफ्ट करना हो तो दिल्ली जाके करेंगे ना, यहाँ क्या करना है इसमें। वो बड़ा खराब मामला है उसका, वहां सब कुछ GPS से चलता है। मैं और रमेश मुस्कान वहाँ बफलो जा रहे थे, तो उसके हडसन के साथ साथ चलती है ट्रेन, वो GPS सिस्टम से बता रही थी। ये बोला भाई साहब देखो यहाँ तो सब पता चलता है कौन सा स्टेशन आ गया, कौन सा राज्य आ गया, भारत में ये व्यवस्था क्यों नहीं है। मैंने कहा भारत में ट्रेन खुद बोलती है कि मैं कहाँ चल रही हूँ। जैसे आप देखिए बंबई से हावड़ा के लिए आप एक ट्रेन पकड़िए, पहले आप बंबई देखिएगा, सब लोग अपने अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, जो खाली सीट है वो खाली है, कोई शोर शराबा नहीं है, समझ लीजिए गाड़ी महाराष्ट्र में है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, विनम्र सी मुद्रा बनाया, गरीब सा भाव चेहरे पे लिया, आपसे कहे बैठ जाऊं क्या, बाकी उतरना है, तो समझ लीजिए गाड़ी गांधी के गुजरात में प्रवेश कर चुकी है। उसके बाद एक आदमी आया, डरा सा, चिंतित सा, गरीब सा बेचारा, सब चाहता सा थोड़ी सी जगह बना के आपकी रिजर्व सीट पर बैठ जाए, समझिए मध्य प्रदेश में आप यात्रा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी आए, थोड़ा आराम से चलता बराता, कान वान खुजाता हुआ, आपका सामान थोड़ा एक तरफ हटाए और बैठ के टांग खुजाने लगे, समझ जाइए गाड़ी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर। आप टॉयलेट करने के लिए जाएं, आकर देखें कि आपका सामान गायब, और आपकी सीट पर एक अंगोछा बिछाकर एक सज्जन लेटे हुए हैं और बड़े भैरव स्वर में गा रहे हैं कि बगल वाली जान मारे लिए। समझ लीजिए गड़िया बिहार में आ गई है भैया। तो
ये जो कवि सम्मेलन की गड़िया है ये बिहार में प्रवेश कर रही है। प्रबुद्ध सौरभ पटना में है, पटना में रहते हैं, और अब जब कविता पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त ये कहीं रह भी नहीं सकते थे। इस देश में कहीं भी फजीता हो रहा हो, उसकी जड़ खोदी जाए तो आखिरी आदमी जो निकलता है वो बिहारी निकलता है। और वो बंबई में बिहारी बहुत सारे आ गए, दिल्ली में आ गए तो वो राज ठाकरे चिल्लाने लगे बिहारी आ गए। तो एक दिन राज ठाकरे को एक बिहारी ज्ञान दे रहा था, बोले आप नहीं ना समझते हैं, हम इसलिए थोड़ी आए हैं कि हम आए हैं। बोले क्यों? बोले सारे बाबा लोग हमको बुला रहे हैं जिनका आप उपदेश कराते हैं बंबई में। बोले बाबा तुम्हें कैसे बुलाते हैं? बोले जिसको देखिए वो यही गाता है राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। पूरा बंबई राधे राधे करता है, हम बिहारी पहुंच जाते हैं वहां पर। तो उसी बिहार से प्रबुद्ध सौरभ आपके बीच है। वो बाकायदा प्रबंध के विद्यार्थी हैं, हैदराबाद के बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं आपकी तरह, और आखिरकार इन हरकतों को उतरे जिसे कविता कहा जाता है। मैं चाहता हूँ पर जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। प्रबुद्ध सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद।